क्लास में हम नया सब्जेक्ट चालू करने जा रहे हैं, प्रशासनिक विधि, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो यूज़फुल होगा आपको CGPSC AP के लिए, BA LLB स्टूडेंट्स के लिए, BCom LLB के स्टूडेंट्स के लिए, LLB के स्टूडेंट्स के लिए, LLM के स्टूडेंट्स के लिए। तो देखिए, आज हम जो देखेंगे वो है प्रशासनिक विधि की प्रकृति और क्षेत्र। तो कुछ ऐसे प्रश्नों के उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशासनिक विधि की प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। भारत में प्रशासनिक विधि के विकास, कार्य तथा स्थिति की विवेचना कीजिए। तो डिस्कस द ग्रोथ, फंक्शन एंड स्टेटस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इंडिया। और प्रशासनिक विधि अभी हाल ही में विधि की सबसे महत्वपूर्ण शाखा के रूप में उद्भूत हुई है, समझाइए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लॉ रिसेंटली इन इंडिया, एक्सप्लेन। तो इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम जानने का प्रयास करेंगे और व्याख्या करेंगे कि प्रशासनिक विधि की प्रकृति एवं क्षेत्र क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रशासनिक विधि की प्रकृति एवं क्षेत्र, स्कोप एंड नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में प्रशासनिक विधि के क्षेत्र व गुणों की विवेचना करते हुए जो प्रोफेसर फ्रेउड हैं ने लिखा था कि प्रशासनिक विधि उन समस्त समस्याओं से संबंधित है जो कि प्राधिकारी शक्ति, उनके कार्य, आज्ञाओं की वैधता, उन शक्तियों के प्रयोग के लिए उचित प्रक्रियात्मक स्थितियां, प्राधिकारी एवं जातीय दायित्व, प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण के प्रति प्रतिकारों तथा प्रशासनिक शक्ति के क्षेत्राधिकार के द्वारा उत्पन्न हो। सरल शब्दों में प्रशासनिक विधि को प्रशासन प्राधिकारी शक्ति का विस्तार एवं विनियमन कहा जा सकता है। तो इस विधि के गुणों का जो अध्ययन है वो हम 3 बिंदुओं पे कर सकते हैं। पहला देखिए, लेजिस्लेटिव, दूसरा आपका जुडिशियल, और तीसरा जो है वो प्योरली एग्जीक्यूटिव। तो इस पहले पॉइंट में विधायिनी अर्थात विधि निर्माण के रूप में, और दूसरा है न्यायिक रूप में, और तीसरा है विशुद्ध कार्यपालिका के रूप में। अब हम देखने का प्रयास करते हैं जो फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो देखिए कि प्रशासनिक विधि का मुख्य कार्य इन शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करना है। जो प्रोफेसर वेड हैं, इन्होंने इन शब्द की उत्पत्ति के बारे में लिखा था कि इंग्लैंड, जो यूनाइटेड किंगडम है, के प्रशासनिक विधि की क्षेत्र सीमा के अधीन समस्त प्रशासनिक, विधायिनी अथवा न्यायिक शक्तियों का संगठन, प्रक्रिया तथा न्यायिक शक्तियों द्वारा समस्त जनशक्तियों का नियंत्रण होता है। तो भारत के प्रशासनिक क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के लिए भी यह विचार समान रूप से सत्य है कि प्रशासनिक शक्ति की उत्पत्ति के साथ उस शक्ति के नियंत्रण का भी प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। यदि कार्यपालिका की शक्ति को न्यायिक शक्ति के नियंत्रण के अधीन न किया जाए तो कार्यपालिका समस्त समाज में गड़बड़ी उत्पन्न कर देगी। तो इसीलिए यह आवश्यक है कि इस शक्ति को न्यायिक नियंत्रण में रखा जाए और उस पर विधायी उत्तरदायित्व भी हो। तो यदि इस प्रकार से प्रशासनिक शक्ति को नियंत्रित न किया गया, जैसा कि हेवार्ड जो है वो कहते हैं कि नवीन निरंकुशता फैल जाएगी। ठीक है, नवीन निरंकुशता। तो इस पद की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं कि देखिए कि जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, तो इसमें देखिए कि जो राज्य है वो के 3 प्रमुख अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका।
तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है कि विधायिका को विधायिका, एकदम सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें कि विधायिका को विधायन का कार्य करना चाहिए, कार्यपालिका को उन विधियों को पालन को सुनिश्चित करना चाहिए, और न्यायपालिका का है कि अगर इन विधियों का अपालन होता है या कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण करना है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, ठीक है। तो इन्हीं चीजों को पृथक पृथक, मतलब इनकी शक्तियां जो हैं वो अपने प्रयोग में रखें और इनके कामों में कोई हस्तक्षेप न करे कोई दूसरा। जैसे विधायिका कार्यपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे, न्यायपालिका कार्यपालिका के। तो ये जो विशुद्ध रूप में ये सिद्धांत है कि विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए ऐसे करके। लेकिन वास्तविकता में ये संभव नहीं है, कुछ हद तक कहीं ना कहीं हस्तक्षेप बना रहता है। अब देखिए जैसे लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशरी जो है, तो अब यहाँ पे देखिए कि जब से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या एडमिनिस्ट्रेशन जो बढ़ा है तो उससे हुआ ये है कि इनको जो शक्तियां मिली हैं वो क्या क्या मिली हैं कि ये पहले से तो विधियों का लागू कराती थी ये। अब हुआ ये कि इनको कुछ शक्तियां जो प्रत्यायोजित विधान के अंतर्गत क्या हुए, इनको विधि निर्माण की शक्ति मिल गई। फिर न्यायिक कल्प कार्य या अर्ध न्यायिक कार्यों से इनको जो न्यायिक प्रकार के जो कार्य हैं वो भी मिल गए। तो अब यहाँ पे देखिए कि शक्ति पृथक्करण, तो यहाँ पे शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है। तो केंद्रीकरण मतलब देखिए कि अगर कोई एक बॉडी अगर लॉ बनाएगी, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी वो खुद करेगी, और अगर उनसे कोई गलती होती है तो उसकी सुनवाई भी वो खुद करेगी, तो क्या होगा परिणाम? तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि यहाँ पे निरंकुशता जो हमने देखा था ना, वो फैल जाएगी और नवीन निरंकुशता होगी ये, क्योंकि ये समाज में नए रूप में इसके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के डेवलपमेंट के बाद आई है, तो इसीलिए इसको नवीन निरंकुशता कहा गया है। तो अब हम निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं कि प्रशासनिक विधि आखिर करती क्या है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट हम ये ले सकते हैं कि प्रशासन की शक्तियां क्या हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा कि प्रशासनिक शक्तियों की सीमाएं क्या हैं। तीसरा कि वे कौन सी रीतियां हैं जिनके द्वारा प्रशासन को सीमाओं के भीतर रखा जा सके कि अव्यवस्था न फैले। चौथा बिंदु यह है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया है वो कौन सी प्रक्रिया होगी, और अगर इन सब के बाद अगर कोई व्यक्ति पीड़ित होता है इस प्रशासनिक कार्य से, तो उस पीड़ित व्यक्ति को क्या उपचार प्राप्त है। तो इन सब चीजों का अध्ययन किया जाना जो ये बताता है कि आपकी प्रशासनिक विधि जो है उसका ये क्षेत्र है कि प्रशासन की शक्तियां क्या होंगी, प्रशासनिक शक्तियों की सीमाएं क्या होंगी, वे कौन सी रीतियां हैं जिनके द्वारा प्रशासन को सीमा के भीतर रखा जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कौन सी प्रक्रिया अनुसरण में ली जाएगी, प्रशासनिक कार्य से पीड़ित व्यक्ति को क्या क्या उपचार प्राप्त हैं। तो इन सब का अध्ययन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत या प्रशासनिक विधि के अंतर्गत किया जाता है। तो अब हम सारांश रूप में अगर कहना चाहें कि प्रशासनिक विधि क्या है, तो इस संदर्भ में ये कह सकते हैं हम कि प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण कैसे रखा जाए, उनको कितनी शक्तियां दी जाए, उन पर क्या सीमाएं लगाई जाएं, उनके लिए प्रक्रिया निर्धारित की जाए। तो इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का स्कोप है, और ये क्षेत्र है जिसको हमने समझने का प्रयास किया। तो इसी क्रम में हम देख लेते हैं कि जो प्रशासनिक विधि के विकास के क्या कारण हैं। तो देखिए, रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में देखिए आप, सबसे पहला कारण तो ये है कि सरकार की संकल्पना में परिवर्तन हुआ है।
चेंज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो पहले प्राचीन काल में क्या था, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य आक्रमण से ही सुरक्षा राज्य का कर्तव्य था। वर्तमान समय में राज्य की संकल्पना में बहुत परिवर्तन आया है। आज राज्य को केवल आंतरिक सुरक्षा या बाह्य आक्रमण से ही सुरक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आज एक राज्य जो है वो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को मान्यता देता है, जिससे प्रत्येक राज्य का ये दायित्व बन जाता है अपनी जनता के प्रति कि वो लोक कल्याणकारी कर्तव्यों को करे और अपने प्रशासन के अधीन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको शक्तियां प्रदान करे। तो इन सब ये जो चीजें थी उनके कारण भी हुआ कि प्रशासनिक विधि को वर्तमान राजनीति में एक, अगर हम दर्शन के रूप में देखना चाहें तो ये आधारशिला माना जा सकता है। तो पहला कारण ये हुआ कि राज्य की संकल्पना में परिवर्तन हुआ है। दूसरा कारण ये है कि औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन जो है कि देखिए औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ने अनेक जटिल समस्याओं को पैदा किया। इन सब से निपटने के लिए क्या है कि प्रशासनिक विधि, जो प्रशासनिक एक्ट्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स थे, उनको लाने के लिए, उनको रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ी। कि देखिए हुआ क्या कि औद्योगिकीकरण से क्या हुआ कि जो जनता थी वो गांव से उठकर शहर आने लगी जहां पे उद्योग स्थापित हुए। फिर ऐसे इसी से क्या हुआ, नगरीकरण बढ़ा। तो जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो उनके लिए अस्पताल, स्कूल्स, इन सब सेवाओं को देना था। और वहां पे भी तत्काल, मतलब कि जैसे ही परिस्थितियां में, जिस परिस्थितियों में अगर समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं का तुरंत निदान करना आवश्यक था। तो वहां पे क्या है, प्रशासन को शक्तियां देना आवश्यक था। तो इसीलिए प्रशासनिक विधि का विकास हुआ। तो ये दूसरा कारण है आपका औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण का। अब इसी संदर्भ में हम देखें कि निवारक उपाय, रेगुलेटरी मेजर्स जो हैं, तो अनेक, देखो क्या है, बहुत प्रकार की जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों की भी आवश्यकता होने लगी, जिसके कारण क्या है कि विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक विधियों का निर्माण कार्य चालू हुआ। तो देखिए हमने जो देखा वो क्या था कि राज्य की संकल्पना में जो परिवर्तन है, ये पहला बिंदु था। दूसरा जो बिंदु था ये औद्योगिकीकरण है और नगरीकरण। इनको आप दो अलग बिंदुओं में भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या था कि निवारक उपाय जो हैं इनको ये एक बिंदु बनता है विकास का। उसके बाद आप देखिए कि आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण, एक ये बिंदु है जिस पे हम चर्चा करते हैं, आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण। तो देखिए पूंजीवाद के कारण अनेक समस्या, जो जैसे ही पूंजीवाद आई ना, आर्थिक शक्ति का जब केंद्रीकरण होने लगा तो पूंजीवाद आया। तो पूंजीवाद के कारण क्या हुआ, अनेक समस्याएं पैदा हुई। तो पूंजीवाद को नियंत्रित करना आवश्यक हुआ। तो जिसके कारण क्या हुआ, अनेक प्रशासनिक अधिनियमों को नियमित करने की आवश्यकता पड़ी। तो एक ये कारण हो गया। उसके बाद देखिए कि एक कारण ये है कि न्यायिक जो तंत्र है हमारे यहाँ, उसकी कमी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्तमान समय में कुछ प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने में सामान्य विधि जो है हमारे यहाँ वो असफल रहती है कि उसके तहत न्याय देरी से पाए। अगर आप जाएं तो देखेंगे कि न्याय पाने में देरी होती है। तो इसीलिए भी क्या है, एक ये भी कारण था कि न्यायिक तंत्र की कमी जो है वो प्रशासनिक विधि के विकास का एक कारण बनी है। और इसी प्रकार एक और बिंदु देख सकते हैं हम, विधायी प्रक्रिया की अपर्याप्तता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि किसी भी विधि का विधायन करना और उसमें जो तकनीकी बारीकियां थी उन सब चीज़ों को समझना तो विधायिका के लिए संभव नहीं था, और पूरा उतना समय देना कि हर बारीकी पे ध्यान दिया जा सके। तो वर्तमान में क्या है, संसद और विधानमंडलों के पास इतना पर्याप्त समय नहीं है कि वे सभी विषयों पर पूरा ध्यान दे सके। अतः ये जो कारण है वो भी एक कारण था कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है उसके विकास का एक कारण बना। तो अब हम कंक्लूड करते हैं कि आज हमने जो देखा वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ है उसमें हमने नेचर और स्कोप देखा, और इसके जो डेवलपमेंट के कारण है या विकास के जो कारण है उनको हमने देखा।
तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पहला कारण यह था कि संकल्पना, राज्य की संकल्पना में परिवर्तन हुआ। दूसरा औद्योगिकीकरण और नगरीकरण है। फिर तीसरा जो है निवारक उपाय है। फिर आर्थिक शक्ति का संकेंद्रण है। फिर न्यायिक तंत्र की कमी है। और इसी प्रकार है विधायिक प्रक्रिया की अपर्याप्तता है। और तकनीकी एक कारण और हो सकता है कि जो विधायिका है उसके पास तकनीकी ज्ञान का अभाव है। और साथ साथ भी क्या है, इसके साथ और आप पॉइंट जोड़ सकते हैं कि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका उसी स्थान पर तुरंत समाधान देना आवश्यक होता है, जिसके लिए जरूरी था कि प्रशासनिक अधिकारियों को शक्तियां दी जाएं। तो ऐसे और कारण आप लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये जो चैप्टर है प्रशासनिक विधि की प्रकृति एवं क्षेत्र जो है और उसके विकास के जो कारण हैं वो समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे तो इसे शेयर करिए। और अगर आप डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं इस चैप्टर पे तो हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।